महाकुंभ में हुए महाहादसे ने लोगों के होश फाख्ता कर दिए और अब भारत समाचार जो खबर दे रहा है ना, वो होश उड़ा देने वाली है। खबर यह है कि एक और जगह पर हादसा हुआ था, एक और जगह भगदड़ मची थी जहां 7 लोगों की मौत हुई थी। मगर स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जहां 50 लोगों की मौत हो गई, वहां इस सरकार की निगाह में, भारतीय जनता पार्टी की निगाह में, इनके प्रशासन और इनके पालतू मीडिया की निगाह में 7 लोगों की मौत की क्या औकात है। खबर क्या है दोस्तों, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ब्रेकिंग न्यूज। प्रयागराज मौनी अमावस्या पर कुंभ मेले क्षेत्र में एक और जगह हुई थी भगदड़। भगदड़ में 7 लोगों की हुई थी मौत। ओल्ड जीटी मुक्ति मार्ग पर हुआ था हादसा। हादसे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जिम्मेदार अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। एक और जगह 7 लोगों की मौत। इससे पता चलता है दोस्तों कि हिंदू धर्म के नाम पर जो लोग सियासत करते हैं ना, हिंदू जानों की कोई कीमत नहीं है। 7 लोग ऐसे ही मर गए। एक और जगह हादसा हुआ था, मगर आपने गौर किया होगा कोई मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि खबरें ही सामने उभर कर नहीं आती है। कायदे से मैं बधाई देना चाहता हूं भारत समाचार को, मगर दोस्तों हादसे पर और उसकी रिपोर्टिंग पर बधाई नहीं दी जाती। यह पत्रकारों का बुनियादी काम है। मगर हमारा स्तर, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी उम्मीदें इतनी नीचे गिर गई हैं कि आज की तारीख में कोई पत्रकार खबर करे तो उसको लेकर बधाई दी जाती है। यह बुनियादी काम है। आज के शो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा अगर आप एक भारतीय हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक श्रद्धालु, एक हिंदू भी हैं। आपको समझना पड़ेगा कि हमारी धार्मिक भावनाओं पर किस तरह की सियासत होती है, किस तरह से गोदी मीडिया जो अपने आप को हिंदू हितैषी बताता है, वो किस तरह का खेल खेल रहा है। क्योंकि इनके लिए सिर्फ एक खेल समझ आता है और वो है पैसे का खेल। बताइए साहब, एक और जगह भगदड़, उसमें 7 लोगों की मौत हो गई। जान की कोई कीमत नहीं है। महाकुंभ महाहादसे को 24 घंटों से ज्यादा का वक्त हो गया है, मगर अब भी गोदी मीडिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर दोष मढ़ रहा है। अब भी गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी सरकार से सीधे सवाल नहीं कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो हर चीज के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर दोष मढ़ती है, उसे इसी घटिया नपुंसक गोदी मीडिया का सहारा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2019 का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि 1954 में भी कुंभ में एक हादसा हुआ था, मगर उस वक्त उस खबर को दबा दिया गया था उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की वजह से। विडंबना देखिए दोस्तों, रात को 2 बजे महाकुंभ का हादसा होता है। पहले तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सामने उभर कर आते हैं। वो शोक संदेश भी जारी नहीं करते हैं, उल्टा उनके बयान में मृतकों का जिक्र भी नहीं होता है। उनके एक के बाद एक ऑफिसर्स, चाहे एसएसपी राजेश द्विवेदी हो, चाहे कमिश्नर हो, सब कह रहे होते हैं कोई भगदड़ नहीं मची है, सिर्फ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सबसे बड़ी बात, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब भी मृतकों के लिए और जो लोग बाहर से अपने परिवार से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कोई हेल्पलाइन नहीं है। इस दुर्घटना को लेकर अभी तक कोई हेल्पलाइन नहीं है। सरकार के आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं कि 30 लोगों की मृत्यु हुई है, मगर कई अहम संस्थाएं जो हैं इस आंकड़े को 50 से ऊपर बता रहे हैं। अमर उजाला ने तो इसे 59 तक बता दिया, मगर अब भी इंफॉर्मेशन को लेकर, सूचना को लेकर एक अंधकारमय कुआं है और इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया के दुष्प्रचार का सहारा है। गोदी मीडिया के तिहाड़ी पत्रकार क्या कह रहे हैं कुछ देर बाद, मगर सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में किस तरह से नेहरू पर दोष मढ़ा था। क्या आज इस हादसे के लिए भी आप नेहरू को दोषी ठहराएंगे? सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था उस वक्त। पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, ये कुंभ के मेले में आए थे। मैं जो आज बात बता रहा हूं, उस खबर को 5-5, 6-6 दशक से दबा दिया गया है, छिपाया गया है। इतना ही नहीं, असंवेदनशीलता सीमा पार की गई है। भाइयों बहनों, पंडित नेहरू आए थे,
तब तो मेला इतना बड़ा नहीं होता था। उसके बावजूद भी यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, पंचायत से पार्लियामेंट तक अकेले कांग्रेस वाले थे और पार्टियों का तो नामो निशान नहीं था। कई पार्टियां तो पैदा भी नहीं हुई थी। मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों, ये खबर सुन के आज आपको भी धक्का लगेगा। पंडित नेहरू जब आए थे, अव्यवस्था के कारण यहां भगदड़ मच गई थी। कुंभ के मेले में हजारों लोग मारे गए थे, कुचल करके मारे गए थे, लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए पंडित नेहरू पर कोई दोष न मर जाए, दाग न लग जाए, इसलिए उस समय के मीडिया ने भी ये चीजें दिखाने की बहादुरी नहीं दिखाई। एकाध दो अखबार के कोने में खबर छपी, उसे भी दबा दिया गया। उन परिवारों जिन्होंने अपना स्वजन खोया था, उसके नामों का कहीं जिक्र नहीं होने दिया, 1 रुपया उनको दिया नहीं। और अब भी गोदी मीडिया मोदी जी आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है। कल आपने जो अपना शोक संदेश जारी किया था, तब किया था जब मैं आपसे लगातार अपील कर रहा था कि प्रधानमंत्री, आपने अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से 4 बात की है तो कृपया एक शोक संदेश तो जारी कीजिए। आपके शोक संदेश जारी करने के बाद भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पुलिस इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि मौतें भी हुई थी। उसके बाद जाकर 18 घंटे बाद जाकर आपकी पुलिस यह स्वीकार करती है कि 30 लोगों की मौत हुई है, और इनको सहारा सिर्फ गोदी मीडिया का। मैं आपको आज तक न्यूज चैनल का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, इन लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं हुई 17 घंटे तक कि बता सके कितनी मौतें हुई हैं। मौतों का आंकड़ा तब जारी करते हैं जब इन्हें फरमान जारी किया जाता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया में और वहां जमीन पर जो श्रद्धालु थे, उनमें जबरदस्त नाराजगी थी। तब जाकर इन्होंने आंकड़ा जारी किया। मगर सुनिए, यह पत्रकार जो तिहाड़ जेल में पत्रकारिता की शान जो है वो रोशन कर चुका है, वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर दोष मढ़ रहा है। वो ये कह रहा है कि इन्होंने तब जाकर इस खबर को कवर किया जब मौतें हुई। अरे भाई, इसी को पत्रकारिता कहते हैं। जब एक बड़ा हादसा होता है तो हर संस्था का, हर न्यूज चैनल का यह फर्ज होता है कि हादसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, घायलों की क्या स्थिति है, मृतकों को कहां रखा गया है। मृतकों के परिवार वालों से बात करना, उनके दर्द को अपने दर्शकों के सामने लाना, यह सब पत्रकारिता का काम होता है। मगर सुनिए, यह आदमी किस तरह की वाहियात बातें कर रहा है। अब आप ये देखिए कि जब महाकुंभ शुरू हुआ था, तब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का एक वर्ग ऐसा था जिसने इसकी कोई कवरेज नहीं की थी। महाकुंभ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। इन मीडिया संस्थानों ने, अखबारों ने ना तो महाकुंभ के वर्ल्ड रिकॉर्ड को दिखाया और ना ही इस पर कोई पॉजिटिव लेख प्रकाशित किया। लेकिन इस भगदड़ के बाद से ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान नॉन स्टॉप इस भगदड़ की लाइव कवरेज कर रहे हैं। अब उन्होंने इस घटना को दुनिया की सबसे बड़ी खबर बना दिया है और वो जानते हैं कि जितना ज्यादा इस खबर को दिखाएंगे, भारत की उतनी ही बदनामी होगी। और इस भगदड़ को लेकर अब दुनिया के बड़े बड़े अखबार महाकुंभ के पर्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। और इसी चैनल से दोस्तों एक और पत्रकार जश्न की बात कर रहा था। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, अंग्रेजी में सुनिए यह पत्रकार क्या कह रहा है कि हादसा हो गया मगर जश्न मन रहा है। इनकी प्राथमिकता देखिए, और ऐसे ही पत्रकारों का सहारा भारतीय जनता पार्टी को है। सुनिए, जश्न की बात कर रहा है। So when you look at the situation right now, early this morning there was tragedy, but later in the evening there is celebration. There's celebration of the Sanatan faith. There is celebration. There's celebration of the Sanatan faith. There is celebration. There's celebration of the Sanatan faith. और फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सामने आते हैं। उनका गला भरा हुआ है, आंखों में आंसू हैं। मुझे बात समझ नहीं आती मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कि जब यह दुर्घटना हुई थी, आप 8 मिनट का बयान जारी करते हैं और उस वक्त मृतकों के प्रति कोई संवेदना नहीं।
याद कीजिएगा उन्होंने शुरुआती बयान क्या दिया था, और मैं सुनाऊंगा आपको बयान। उस वक्त कोई संवेदना नहीं, आपकी पुलिस जो है वो आंकड़ों को स्वीकार नहीं कर रही थी, मगर जब मेरे जैसे पत्रकारों ने इस मुद्दे को अपने दर्शकों के सामने लाया, जब कुंभ में महास्थली में लोग नाराज थे, तब जाकर आपने बयान दिया। देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का गला भराया है और किस तरह की बातें कर रहे हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। हकीकत यह है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की यह आपकी सरकार की नाकामी है। जब 2013 में कुंभ हुआ था, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब एक दुर्घटना रेलवे स्टेशन पर हुई थी, स्नान वाली जगह पर नहीं। तब भी उस वक्त उस कुंभ के जो इंचार्ज थे आजम खान, वो वहां घूम रहे थे, संतों से संवाद कर रहे थे। मैंने एक प्लेटफॉर्म पर एक संत को यह कहते सुना कि उस वक्त छोटी सी भी घटना हो जाती थी तो आजम खान हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे और हमारी बात सुनते थे। मगर यहां इंचार्ज कौन है, कौन जिम्मेदार है, किसी को नहीं पता। सुनिए ये साधु क्या कह रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने किस तरह से पोल खोल कर रख दी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की, और बता रहे हैं कि उस वक्त 2013 में क्या हुआ था। बात और बता दूं, 2012-13 का कुंभ मैंने देखा और उस समय आजम खां मेला के प्रभारी हुआ करते थे। मेला में कोई गड़बड़ हो गई तो आजम खां संतों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वो दूसरे संप्रदाय के थे, वो सपा के थे, मुसलमान थे, लेकिन संतों के साथ उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी और उन्होंने कहा संतों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं। और आपको आश्चर्य बता दूं, आज तो पता ही नहीं लग रहा है कि मेला प्रभारी कौन है। मेला प्रभारी तो मिलता ही नहीं। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1954 की घटना की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर मेरे जैसे पत्रकारों ने मुद्दा ना उठाया होता तो अब तक आप मृतकों के आंकड़े की बात नहीं करते। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या वजह है कि अभी भी कोई हेल्पलाइन नहीं है जो लोग संपर्क साधना चाहें? बताइए क्या वजह है? कोई भी हेल्पलाइन नहीं। लोगों में जबरदस्त नाराजगी है बदइंतजामी को लेकर। जो लोग वहां थे, ढेरों ऐसे लोग हैं जो कह रहे थे कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं, मैंने एक क्लिप देखा था दोस्तों, महाराष्ट्र से आए दो भाई, उनकी मां के कपड़े उतर गए और वो गालियां दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की आलोचना कर रहे हैं और पुलिस बगैर उनकी मदद किए वहां से निकल जाती है। भगदड़ में उनकी मां के कपड़े उतर गए। इनसे सिर्फ प्रचार करवा लो दोस्तों। आईएएस ऑफिसर हैं, अडानी के मंच पर कहते हैं कि जिस तरह से कुंभ का आयोजन हुआ है ना, अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज को इसकी चर्चा करनी चाहिए, इस पर पीएचडी होनी चाहिए, इस पर शोध होनी चाहिए। कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। और विडंबना देखिए, ये मौनी अमावस्या की बात कर रहे थे। ये कह रहे थे कि आप देखिएगा मौनी अमावस्या में जो इंतजामात होते हैं ये अपने आप में शोध का विषय बन जाएगा। आज ये कहां है, कहां मुंह छुपाए फिर रहे हैं अमृत अभिजात। सुनिए क्या कहा था इन्होंने। तो इसको स्टडी के लिए एथनोग्राफिक स्टडी, रिलीजियस स्टडी, स्पिरिचुअलिज्म के हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि देश दुनिया के बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है इस कुंभ के मैनेजमेंट को, क्राउड मैनेजमेंट, गवर्नेंस हो, हेल्थ मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रेशन कैसे प्रमोट कर रहा है। एक मिनट के लिए मान लीजिए कोई भी व्यवस्था ना हो, फिर भी लोग हजारों साल से यहाँ आ रहे हैं, तो
तो क्या ड्रॉ करता है, क्या कदवासी फेथ तो है? वो हमेशा 10 लाख के करीब वहाँ हर तो दिन है। ये फेथ कैसे अट्रैक्ट करता है और उसमें हम कैसे उनको सुलभ व्यवस्था दे रहे हैं जिसमें कि एक ऐसा मैजिकल फील आता है। आप जब वहां पे कवर करेंगे 29 तारीख को, तो आप देखिएगा एक स्टेज ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं और सब कुछ है, इन द सेंस की एक नमनेस की फीलिंग आती है। एक मैजिकल सा चीज होता है जो वहां पे रह रहा है उसको उस बात की अनुभूति होती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको बतलाता हूं क्यों जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन हुआ वो शोध का विषय नहीं हो सकता सकारात्मक कारणों से। हां, नकारात्मक कारणों से इस पर स्टडी होनी चाहिए कि आखिर क्यों इस आयोजन को ऐसे नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात, वीआईपीज और आम इंसानों के बीच का फर्क, अति विशिष्ट व्यक्तियों और आम इंसानों का फर्क। वीआईपीज के घाट जो हैं वहां पर जहां वो डुबकी लगा रहे थे खाली था, लोग 20-20 किलोमीटर चल रहे थे। यह बड़ा फर्क। वीआईपीज अपनी गाड़ियां लेकर जो है घाट तक पहुंच रहे थे, मगर आम इंसान को 15 से 20 किलोमीटर तक चलना पड़ रहा था। तो यह अमृत अभिजात क्या बात कर रहे हैं भाई? पहली बात। दूसरा, जवाबदेही की कमी। दुर्घटना होती है तो आकांक्षा राणा से लेकर राजेश द्विवेदी से लेकर कमिश्नर साहब से लेकर डीआईजी से लेकर कोई भी आपके सामने सही तस्वीर पेश नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात, कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि मौत हुई है। तो ऐसे में यह एक आइडियल मॉडल कैसे हो सकता है? यानी कि सो कॉल्ड योगी मॉडल पूरी तरह से धराशायी हो गया। याद कीजिएगा, ये लोग आखिरकार आते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि 30 मौतें हुई, मगर जब पत्रकार सवाल पूछना शुरू करते हैं देखिए किस तरह से भागते हैं लोग। देखिए, श्रद्धालु तीर्थयात्री आए हुए उनको मैं आपसे निवेदन करता हूँ सभी मीडिया साथियों से हमारे सहयोग के लिए अभी मुझे डीआईजी महोदय को और पूरी टीम को सुरक्षित सबको गंतव्य भेजने के लिए पूरी तत्परता से फील्ड में लेकर काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। काफी लोगों ने 40 के ऊपर बताया है। ये इस तरह से जाना ठीक नहीं है सर। भाई बाहर चलिए, बाहर 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 बाहर। तीसरी और अहम बात, संवेदनहीनता। जब एक त्रासदी होती है तो एक मुख्यमंत्री का किरदार होता है एक पिता का, एक बड़े भाई का। अपने गले को रुआंसा करके एक साउंड बाइट देना बहुत आसान है, मगर जब यह हादसा होता है तो आपको तुरंत सामने उभर कर आना पड़ता है। आपको हकीकत को स्वीकार करना पड़ता है, आपको हेल्पलाइंस स्थापित करनी पड़ती है। अमृत अभिजात, मेरे सवाल का जवाब दे। एक बड़ा हादसा हो गया है और अब तक हेल्पलाइन नहीं है, क्यों? मैं समझना चाहता हूं, बताइए कैसे फिर आप इस महाकुंभ के आयोजन को एक मॉडल मान सकते हैं? यानी कि ये लोग कुछ भी कहते हैं दोस्तों, कुछ भी कहते हैं। निरंजनी अखाड़े के प्रमुख ने यह तक कह दिया कि इस आयोजन को सेना को दो, प्रशासन की बद इंतजामी की वजह से यह हादसा हुआ। इनका बयान याद है क्या? भूल गए आप? सुनिए क्या कहा उन्होंने। हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है। अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। इसके अलावा दोस्तों, कुंभ तक पहुंचने वाले लोगों को जो दिक्कतें पेश आ रही थी, ये एक बुनियादी चीज थी। जब आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं तो आपकी ट्रेनें जो हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए थी, मगर जब आपका रेल मंत्री सिवाय रील बनाने के कोई और काम नहीं करता है, यहां पर कायदे से मुझे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मगर मैं मजबूर हूं। बेशर्मी देखिए दोस्तों, इनका बयान देखिए क्या कह रहे हैं। बाकायदा ये वीडियो उन्होंने पेश किया है और इस वीडियो के साथ क्या बयान पेश किया गया मैं आपको बताता हूं। रेलवे बोर्ड के वॉर रूम से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की व्यवस्था का निरीक्षण किया। अश्विनी जी बताइए आपने कैसे निरीक्षण किया? ढेरों ऐसे वीडियो सामने उभर कर आ रहे हैं जहां लोग जो हैं फर्स्ट क्लास के अंदर घुसे हुए हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं, कोई बुकिंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कम से कम 2 से 3 ऐसी घटनाएं आई जहां लोगों ने अंदर से जो है दरवाजे बंद कर दिए। जिनके पास टिकट थे वो नहीं चढ़ पाए। नतीजा पत्थरबाजी हुई। लोगों ने पत्थर मारे क्योंकि जिनके पास टिकट थे वो अंदर नहीं घुस पा रहे थे। यह हो रहा था। लोगों ने ट्रेन अंदर से बंद कर दी।
जिनके पास टिकट थी वो अपनी सीट पर जाकर नहीं बैठ सके। ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं। और यहां पर ये व्यक्ति जो है, जो हमारे रेल मंत्री हैं, जो बहुत ही पढ़े लिखे रेल मंत्री हैं, जिनकी कभी कोई जवाबदेही नहीं होती, चाहे बालासोर ट्रेन हादसा हो या फिर रेलवे की बदइंतजामी को लेकर जो ढेरों अनगिनत मिसाल हैं, कभी कोई जवाबदेही नहीं होती। अब भी यह व्यक्ति जो है रील्स बना रहा है और कह रहा है कि हम निरीक्षण कर रहे हैं। क्या निरीक्षण कर रहे हैं बताइए ना। ऐसी ढेरों मिसाल सामने उभर कर आई हैं। पत्थरबाजी हुई है भाई। इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आई है जहां पत्थरबाजी की जा रही है। लोगों ने अंदर से बंद कर दिया है। महाकुंभ की वजह से लोग जमीन पर बैठे हुए हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर इस तरह का नजारा है। किस तरह का निरीक्षण आप कर रहे हैं? यानी कि सिर्फ प्रचार प्रचार प्रचार, रील्स बनाओ, हकीकत से भागते रहो, जनता की बात ना करो। वीआईपी और आम इंसान का फर्क साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और फिर इनकी आंखों में आंसू हैं और फिर ये नेहरू पर दोष मढ़ते हैं। इनको सहारा इनकी पालतू मीडिया के दुष्प्रचार का है। जनता की समस्याओं से इनको कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। 2013 में जब हादसा हुआ था कुंभ में, वो भी रेलवे स्टेशन पर, तब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल उठाया था। मगर अखिलेश यादव ने उस वक्त यह नहीं कहा था कि साहब ये रेलवे स्टेशन पर हुआ है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात, जहां पर स्नान हो रहा है साहब, वहां पर यह हादसा हो गया। इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है? एक YouTube प्लेटफॉर्म को दिए गए इंटरव्यू में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने वीआईपी कल्चर पर फिर प्रहार किया है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। यहाँ पर आए स्नानार्थी दो तरह के क्यों हैं? एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये दो कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया एक जगह पर एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई जनता को दो वर्ग में विभाजित करने का? क्या संविधान अधिकार देता है? क्या कोर्ट में विचार होगा तो ये बात खड़ी रह पाएगी कि कोई प्रदेश की सरकार एक उद्देश्य से एक समय में एक जगह पर इकट्ठे हुए लोगों को दो वर्ग में विभक्त कर दे, एक को वीआईपी कह दे और एक को जनरल कह दे? ये क्यों किया आपने? आप हमें अंतर दिखाना चाह रहे हैं? हम बैठे के देखें, वो वीआईपी है, मैं तो जनरल हूँ। हाँ, वीआईपी तो कुछ लोग हो पाएंगे, 40 करोड़ आ रहे हैं। 39 करोड़ तो वीआईपी नहीं होंगे ना, 39 करोड़ तो जनरल में आपने डाल दिए। तो ज्यादा लोगों को दुखी बना दिया आपने कि हाँ काश मैं भी, हे गंगा हे यमुना, मुझे क्यों वीआईपी तुमने नहीं बनाया? ये उलाहना सुनने के लिए माँ को मजबूर कर दिया आपने। क्यों किया? इसकी क्या जरूरत थी? मैं आज उन तमाम तिहाड़ी पत्रकारों से पूछना चाहता हूं, या वो पत्रकार जो कह रहे हैं अब जश्न बन रहा है, ये आवाजें तुमने पहुंचाई बदइंतजामी की? 15 से 20 किलोमीटर जो जनता चल रही थी गुलामों की तरह, मानो इन्हें बेड़ियों में जकड़ा गया है, तुमने ये सवाल किए? और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है ना दोस्तों ये गोदी मीडिया हिंदू हितों की बात करती है, आज उसका भी पर्दाफाश हो गया। और कैसे, मैं आपको बताता हूं। वो गाना कौन सा है? नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा। इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञापनों की शक्ल में ढेरों पैसा दे दिया था कि हमारा प्रचार प्रसार करो। इन्हें इतना पैसा मिल गया था कि इन्होंने बदइंतजामी की बात नहीं की। एक हादसा हो गया, उसकी चर्चा नहीं की, उसे दबाने की कोशिश की। अगर ये हिंदू हितैषी होते तो शुरू से हिंदुओं को जो प्रॉब्लम हो रही थी कि देखिए महाकुंभ का आयोजन मुसलमानों का तो नहीं है, सबसे बड़ी बात मुसलमानों को उससे दूर रखा गया ना। इस गोदी मीडिया का कोई लेना देना नहीं है हिंदू हितों के साथ, क्योंकि ये लोग अक्सर कहते हैं ना हम हिंदू हितों की बात करते हैं। नहीं, क्योंकि अगर इनके मन में हिंदू पीड़ा होती, ये अगर हिंदू हितैषी होते तो शुरू से हिंदुओं की तकलीफों की बात करते, मगर उसका जिक्र नहीं किया। जब अत्याचारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता है और जब पीड़ित एक हिंदू लड़की अंकिता भंडारी होती है या हमारी महिला पहलवान होती हैं, ये सब हिंदू थी, मगर इन्होंने हमेशा पीड़ितों के खिलाफ प्रचार किया। हाथरस की लड़की जिसे रातों रात जिसके शव को जला दिया गया था, वो भी हिंदू लड़की थी, मगर गोदी मीडिया ने यह तक कह दिया था कि यह ऑनर किलिंग है। उन्हीं तिहाड़ी पत्रकारों ने इस तरह की बातें की। तो यह हिंदू हितैषी नहीं है। वो गाना इन पर बिल्कुल फिट बैठता है कि नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा। और सबसे दुख की बात है दोस्तों, गोदी मीडिया से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सबसे दुख मुझे इस बात का हुआ कि एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है लल्लन टॉप। लल्लन टॉप शुरू से ही वहां पहुंचा
और उनका जो पूरा कवरेज था ना, वो कुंभ कितना खूबसूरत आयोजन है, ये तमाम चीजें कर रहा था और करना भी चाहिए था क्योंकि इतने रंग हैं वहां पर। मगर बद इंतजामी पर कोई रिपोर्टाज नहीं। दुर्घटना हो गई, उसके बाद भी जो तीखे और कठिन सवाल पूछने चाहिए थे, जो ये मंच पहले पूछता रहा था, वो नदारद। लल्लन टॉप का किरदार सबसे शर्मनाक रहा था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था, मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि देखिए, एक ही मंच, एक ही इंडिया टुडे बैनर से इनका दूसरे चैनल्स भी हैं जो पूरी तरह से गोदी मीडिया है, नतमस्तक हैं, मगर कभी कभी लल्लन टॉप, या अधिकतर समय लल्लन टॉप जो है वो कठिन सवाल करता था, या कम से कम आप तक हकीकत लाता था। आप कठिन सवाल ना भी करिए, आप उस अंदाज में सवाल ना भी कीजिए जिस अंदाज में अविसार शर्मा आपसे सवाल करता है, मगर आपके सामने हकीकत लाता था। मगर लगातार कुंभ को लेकर जो बदइंतजामी थी और उसके बाद जो हादसा हुआ, वो कवरेज पूरी तरह से दबी हुई थी। न जाने इन पर किस चीज का बोझ था, क्योंकि वो जो बाकी गोदी मीडिया के पत्रकार थे उनके मुंह में ठूसा जा चुका था विज्ञापन का पैसा। मैं नहीं जानता हूं लल्लन टॉप पर किस चीज का बोझ था, मगर हम यहां सवाल उठाएंगे दोस्तों, लगातार उठाएंगे और आप तक हकीकत लाते रहेंगे, क्योंकि हमें आपकी परवाह है। आप जो इस देश की जनता है, जो कुछ दिनों बाद इस घटना को भूल जाएंगे, जिस तरह से कोरोना महामारी के दौरान इसी यूपी सरकार का जो रवैया था, जो अनर्गल बयान भाजपा के नेता और सांसद दे रहे थे, वो आप सब भूल गए। लाखों की तादाद में लोग मर गए, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, मगर वो सब आप भूल गए। 750 किसान आंदोलन में मर गए, किसी को कोई परवाह नहीं। महिला पहलवानों को सड़क पर घसीटा गया, हमारे हिंदू बेटियों को, बाय द वे, आपको कोई परवाह नहीं है, आप ये भी भूल जाएंगे। मुझे आपसे यही उम्मीद है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।